दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जल परी के जादुई दो पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में इशिका नाम की एक लड़की रहती थी जो अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पर चली जाती है तो वहाँ उसे एक जल परी दिखाई देती है जिसे किसी ने कैद कर रखा होता है। जल परी इशिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, सुनो लड़की, प्लीज मुझे आजाद कर दो। यहाँ मुझे कुछ लोगों ने कैद कर लिया है और वो लोग थोड़ी ही देर बाद आकर मुझे मार देंगे, तो मुझे इस जाल से आजाद कर दो। इशिका से जल परी की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उस पिंजरे का ताला तोड़कर उस जल परी को आजाद कर देती है और वहाँ तालाब में उसे छोड़ देती है। जल परी इशिका का एहसान चुकाने के लिए उसे एक जादुई पर्स देती है और उससे कहती है कि ये पर्स तुम्हें पैसे देता रहेगा, जितने तुम चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो इसमें से। फिर इतना कहकर जल परी वहाँ से चली जाती है। इशिका वो जादुई पर्स पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है, इन पैसों से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूंगी और गरीबों की भी मदद करूंगी। और कुछ दिनों के बाद इशिका अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है और उसके साथ साथ वो गरीबों को भी बहुत सारे पैसे देने लगती है। फिर एक दिन वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो उसे एक अपाहिज लड़का दिखाई देता है जो भीख मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। ये देखकर इशिका को ख्याल आता है कि मुझे इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद इशिका एक अनाथ आश्रम बना देती है और गरीब लोगों से कहती है कि आज के बाद आप लोग यहीं पर रहेंगे। आप लोगों को खाने पीने की सभी चीजें यहाँ पर मुफ्त में मिलेंगी। अब आप लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन अचानक इशिका की सहेली उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि अरे, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? फिर इशिका अपनी सहेली प्रियंका को जल परी के उस जादुई पर्स के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर प्रियंका के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वो तालाब के किनारे चली जाती है और वहाँ पहुँचकर जोर जोर से रोने लगती है। जल परी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उससे रोने की वजह पूछती है तो प्रियंका कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे कोई जादुई पर्स दे सकती हैं जो आपने कुछ दिन पहले मेरी सहेली इशिका को दिया था? मैं बहुत गरीब हूँ। जल परी को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो अपना एक बाल जमीन पर फेंक देती है जो एक जादुई पर्स में बदल जाता है। फिर प्रियंका उस पर्स को उठाकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचकर उस पर्स को खोलती है तो उसमें से एक एक रुपए के सिक्के होते हैं। ये देखकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या, जल परी ने मुझे भिखारन समझकर चिल्लर दे दिया। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। और कुछ देर बाद प्रियंका फिर से तालाब के पास जाकर जल परी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, जल परी, कहाँ हो तुम? जल परी, जल्दी यहाँ आओ। फिर जल परी बाहर आकर उससे चिल्लाने की वजह पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तो प्रियंका उससे गुस्से से कहती है, तुमने मुझे भिखारन समझकर मुझे चिल्ला दिया है? क्या मैं तुम्हें भिखारन लगती हूँ? तो जल परी उससे कहती है कि हर किसी को उसकी औकात के मुताबिक मिलता है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें वो जादुई पर्स दे दिया। अब चली जाओ यहाँ से।
ये सब सुनकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो जलपरी के बाल काटने की कोशिश करती है, इस सोच के साथ कि जलपरी की सारी शक्ति उसके बालों में है और जलपरी के सारे बाल अगर मैं रख लूंगी तो सारी शक्तियाँ मुझ में आ जाएंगी। लेकिन जलपरी प्रियंका के इरादों को समझ जाती है और अपना एक बाल प्रियंका पर फेंक देती है, जो एक जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्रियंका उस जानवर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर उस दिन के बाद से प्रियंका उस तालाब के बारे में भूल जाती है और उधर इशिका हंसी खुशी से अपने जादुई पर्स के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में रिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। रिंकी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई किया कर, किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता देना, लेकिन अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी मत आने देना बेटी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन सबकी गरीबी को दूर कर दूंगी। फिर आप और पिताजी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी माँ। दोस्तों, उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। साल में एक बार उनके गांव में एक मेला लगता था। एक दिन रिंकी की सहेलियां उससे बोलती हैं, अरे यार, गांव में मेला लगा है, मैं तो आज अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी। अरे बहुत मजा आएगा आज। हाँ, मैं भी मेला देखने जरूर जाऊंगी, बहुत सारी चीजें खरीद कर भी लाऊंगी और बड़े बड़े झूले पर बैठकर झूलूंगी। और रिंकी, तू नहीं जाएगी क्या? जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी से बात कैसे करूँ? आज अपने मम्मी पापा को बोल कर देखती हूँ कि वो भी मुझे मेला दिखा कर लाएं। तीनों सहेलियाँ अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अरे बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे मेला घुमाने ले चलो ना। मेरी दोस्त अपनी मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रही है माँ। मेरा भी बहुत मन है माँ, मुझे भी ले चलो ना। बेटा, तुम्हें तो अपने घर की हालत पता है ना, हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता है बेटी। ऐसे में हम तुम्हें मेला दिखाने नहीं ले जा सकते बेटी। माँ, मैं मेले में से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, आप बस मुझे घुमा कर ले आओ माँ। ऐसे घूमने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना, आप प्लीज मुझे मेला दिखाने ले चलो ना। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी? पिताजी, आपको पता है ना पिताजी, हमारे गांव में कितना बड़ा मेला लगा है और ये मेला साल में सिर्फ एक बार ही लगता है। क्या आप मुझे मेला घुमाने ले चलोगे पिताजी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं खर्च कराऊंगी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, हम आज शाम को ही मेला घूमने जाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो बेटी? रिंकी अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दिन भर शाम होने का इंतजार करती है। शाम होते ही, अरे माँ, पिताजी कहाँ रह गए? हमें तो आज मेला देखने जाना है ना। देखो ना माँ, कितना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए पिताजी? माँ, थोड़ी देर बाद उसके पिताजी भी आ जाते हैं। उसके बाद सभी मिलकर मेले में घूमने जाते हैं। बेटा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तुम्हारा कुछ भी लेने का मन करे तो मुझे बताना, ठीक है? थोड़ी देर बाद वो सभी अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वहीं रास्ते में उन तीनों को एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, मुझसे ये साड़ी खरीद लो बेटा, तुम्हारा भला होगा। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मैं कुछ खाना खा लूंगी। देखिए बुढ़िया माई, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही हमें इस साड़ी की जरूरत है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी साड़ी खरीद ले बेटी। माँ, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है,
आप इनसे ये साड़ी खरीद लीजिए ना। ये तो कैसी बातें कर रही है बिटिया, तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी ने पूरे मेले में एक भी चीज नहीं खरीदी। अब वो ये साड़ी मांग रही है तो मैं ये साड़ी उसे जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद रिंकी की माँ वो साड़ी खरीद लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर रिंकी उस साड़ी को पहन लेती है। आजा बेटा, खाना खा ले रिंकी बेटा। रिंकी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है, लेकिन जैसे ही वो खाने के कटोरे को हाथ लगाती है तो वो कटोरा अचानक से सोने में बदल जाता है। अरे, इस कटोरे का कलर कैसे बदल गया माँ? उसके बाद रिंकी खाने की मेज को हाथ लगाती है और देखते ही देखते वो पूरी मेज एक सोने की मेज में बदल जाती है। उसके माता पिता ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो सोने का लग रहा है। थोड़ी देर बाद रिंकी की माँ उसे फूलदान देती है। बिटिया, जरा इसे हाथ लगाओ। रिंकी अपने हाथों से उस फूलदान को पकड़ती है और वो फूलदान भी सोने में बदल जाता है। बेटा, अब जल्दी से तुम ये साड़ी चेंज कर लो। फिर रिंकी वो साड़ी चेंज कर लेती है। उसके बाद रिंकी खाना खाती है। साड़ी चेंज करने के बाद उसके घर का कोई भी सामान सोने में नहीं बदलता। मुझे सब समझ में आ गया है, ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है, ये किसी की जादुई साड़ी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुनो बेटा, इस जादुई साड़ी के बारे में तुम कभी किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद उसका परिवार बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरे गांव में उसके चाचा चाची रहा करते थे। अरे, आपको क्या पता, आपके बड़े भाई साहब आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। कल तक वो कहाँ 2 कौड़ी के मजदूर थे और आज अरबपति बने बैठे हैं। जरा पता लगाओ उनके हाथ ऐसा क्या लगा है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो चलकर उनसे बात करके आते हैं। उसके बाद रिंकी के चाचा चाची गांव में आ जाते हैं। क्या बात है बहन जी, आजकल बहुत तरक्की कर ली है। ऐसा क्या शुरू कर दिया आपने? कुछ भी तो नहीं बहन, बस 2 वक्त की दाल रोटी कमा कर खा रहे हैं। आओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपकी भाभी तो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। आप अपने भैया से ही बात उगलवाने की कोशिश करो और पता करो कि इनके हाथ में अचानक लगा क्या है। तुम चिंता मत करो जानू, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक दिन रिंकी की चाची छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उसे जादुई साड़ी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। उनके अमीर बनने का एक राज है। क्या? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। अरे, इनके पास जादुई साड़ी है। ये उस साड़ी को पहनकर जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। मैं समय मिलते ही उस साड़ी को उनसे चुरा लूंगी। उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप फरार हो जाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, लेकिन ध्यान से करना, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। चाची चुपके से एक दिन वो साड़ी चुरा ही लेती है। फिर अगले दिन, अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है बहन जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे, तुम इतने दिनों बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं नहीं भैया, घर पर पिंटू अकेला है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है। इतना कहकर दोनों चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, रिंकी बेटा, जाओ बेटा, अंदर जाकर वो साड़ी लेकर आओ, हमें गरीबों में कुछ पैसे बांटने हैं। रिंकी साड़ी लेने जाती है, लेकिन रिंकी को वो साड़ी कहीं नहीं मिलती। वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, वहाँ तो साड़ी है ही नहीं माँ। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो साड़ी ढूंढते हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है
कि वो साड़ी कहाँ है। क्या? तो बताओ न माँ, वो साड़ी कहाँ गई है? तुम्हारे चाचा चाची वो साड़ी चुरा कर ले गए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? इनकी इतनी हिम्मत! मैं अभी फोन करता हूँ उसे। उसके बाद उसके पिता उसके चाचा के पास फोन करते हैं। अरे भैया, आपको हम चोर नजर आते हैं क्या? हम आपके घर में आकर साड़ी चुराएंगे? अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। गुस्से में उसका चाचा फोन काट देता है। एक दिन उसकी चाची साड़ी पहनकर अपने बेटे पिंटू को छू देती है। पिंटू तुरंत सोने में बदल जाता है। हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दी आओ जी, ये देखो हमारे पिंटू को क्या हो गया है। पिंटू! चाचा भागा भागा पिंटू के पास आता है और देखता है, अरे ये तो सोना बन चुका है। उसके बाद दोनों अपने बेटे को लेकर रिंकी के पास जाते हैं। ये रही तुम्हारी साड़ी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहन, ये सब कुछ तुम्हारे लालच का परिणाम है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे कर्मों की सजा हमारे बेटे को मत दो। तभी रिंकी साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। रिंकी के इतना कहते ही पिंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद उसके चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अब रिंकी और उसका परिवार एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को